everybody. In the previous lecture, we discussed about the features of Indian economy on the eve of independence, before independence means, and the agriculture sector. Right? In this lecture, we'll be starting with your industrial sector. So, what was the uh, what to say features of the industrial sector at the time of British rule? So, let's get started. Fine. तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द टर्म that describes the status of industrial sector during the British rule. Systematic, see the word they are using, systematic de-industrialization. मतलब कि जो हमारा इंडियन बेस्ड इंडस्ट्रीज है उसको आपको डी इंडस्ट्रियलाइज करना है. वाई? क्योंकि स्टार्टिंग में हमने रीजन पढ़ लिया था कि जो इंडियन मार्केट है उनको इंडियन मार्केट को बनाना है एज अ मार्केट वेयर ब्रिटिश गुड्स कैन बी सोल्ड, एंड दैट इज वाई यहाँ की जो इंडस्ट्रीज है उनको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा. सो द अप्रोच दैट दे फॉलोड वॉज सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो यहाँ पे अगर हम मोटिव की बात करते हैं तो दिस वॉज देयर मोटिव टू एक्सप्लॉइट इंडियाज वेल्थ ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्राइमरी प्रोडक्ट. किस लिए? अपने यूज के लिए. इट वॉज रिक्वायर्ड टू फुलफिल द इमर्जिंग नीड्स ऑफ इंडस्ट्रियल इनपुट्स जो हो रही थी ब्रिटेन में एट द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. तो यहाँ का जो रॉ मटेरियल है और प्राइमरी प्रोडक्ट्स है जैसे कि कॉटन, जूट, उसको यूज करना है अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेज को चलाने के लिए और एक्सप्लॉइट करना है यहाँ के मार्केट को so that it could be as a potential market for the industrial products of Britain. ठीक है. तो ये जो सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है इसकी वजह से क्या हुआ, हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिक्लाइन देखने को मिला हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में और उसकी वजह से हमें मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला. बिकॉज वहाँ मेन ऑफ द सेक्टर तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था. उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे जो लोग एम्प्लॉयड हैं, अब वो इंडस्ट्रियलाइजेशन ही नहीं रहेगा तो वहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे. ठीक है. द पेनिट्रेशन ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन इंडिया, ब्रिटिश गुड्स इन द इंडियन मार्केट. तो ये जो सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसकी वजह से सबसे पहले हमारी जो नेटिव इंडस्ट्रीज हैं वो डिस्ट्रॉय हुई एंड अनएम्प्लॉयमेंट हुआ बहुत ज़्यादा स्केल पे और पेनिट्रेशन ऑफ ब्रिटिश गुड इन द इंडियन मार्केट्स. और इस पॉइंट ऑफ टाइम में जो ब्रिटिश गुड थे वो आने लगे और लोग उनको खरीदने लगे थे. विल बी स्टार्टिंग दिस कि ऐसा क्यों हुआ. 3 मेजर मोटिव्स, रीजंस जो है इसके पीछे दिए जाते हैं. विल बी स्टार्टिंग दैट. The poor state of industrial sector during the British rule is highlighted by the following points. The first one is decay of handicrafts. तो जो handicraft वाला सेक्टर है उसमें हमें गिरावट देखने को मिली. The main reason for the decay of handicraft was the discriminatory tariff policy of the state. So discriminatory tariff policy of the state. सबसे पहले tariff क्या होता है? Tariff basically एक टैक्स होता है जो लगाया जाता है एक कंट्री के द्वारा जो दूसरी कंट्रीज के गुड्स और सर्विसेज वो इंपोर्ट कर रहा है उस पे. ठीक है. सो दिस इज व्हाट अ टैरिफ इज. जैसे गवर्नमेंट जो है ये इम्पोज करती है टैरिफ. अब देखो अगर मैं ये बोलती हूँ कि मैं चाइना से कोई माल ले रही हूँ फॉर एग्जाम्पल और वहाँ पे अगर गवर्नमेंट जो है वो टैरिफ लगा रही है, डेफिनेटली अगर उस टैरिफ को वो इंक्रीज कर देती है तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो चाइनीज प्रोडक्ट हैं वो उनकी जो रेट है वो बढ़ जाएगी क्योंकि अभी उन्हें टैक्स पे करना पड़ रहा है. राइट. तो वो बढ़ जाएगी. राइट. और अगर गवर्नमेंट बढ़ा रही है उसको तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज होगा. ऊपर से हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट, डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट हम कर पाएंगे. सो दिस ऑल कुड बी डन. अब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वहाँ पे गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो अब उसको क्या फायदा होगा इस चीज में. लेट्स सी दिस.
तो ब्रिटिश रूल इन इंडिया कोइंसाइड विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन। तो जैसे ब्रिटिशर्स का यहाँ आना हुआ, पैरेलली हम ये देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रही थी ब्रिटेन में जब ब्रिटिशर्स का रूल था इंडिया पे। तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में मतलब इंडिया को एक बहुत अच्छा रॉ मटेरियल का सोर्स माना और यहीं से अपनी इंडस्ट्रीज को पुटअप करने का सोच लिया, मतलब रॉ मटेरियल के सेंस में, ठीक है। अकॉर्डिंगली द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी वाज परसुएटेड। अब देखो टैरिफ हमने डिस्कस किया, टैरिफ बेसिकली जो टैक्स इंपोज किया जाता है एक कंट्री के द्वारा गुड्स और सर्विसेज वो जो इंपोर्ट करती है, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेटरी किस सेंस में? टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। टैरिफ फ्री मतलब टैक्स फ्री एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो इंडिया से रॉ मटेरियल क्योंकि गवर्नमेंट सब कुछ उनके कंट्रोल में। तो मतलब कि जो यहाँ से रॉ मटेरियल ब्रिटेन में जा रहा है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया गया है। सेकेंड, टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इनटू इंडिया, मतलब ब्रिटेन से जो गुड यहाँ पे इंडिया में आ रहा है उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगाया जा रहा है। वेराज जो रॉ मटेरियल हम बाहर से ले रहे हैं, हालांकि इतना नहीं था, ये वाला सेकंड वाला पॉइंट में था हमारा, जो एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं इंडियन प्रोडक्ट्स, जो इंडियन इंडस्ट्रीज हैं वो एक्सपोर्ट जो कर रही थी उस पे हैवी ड्यूटी इम्पोज करें, ठीक है। हैवी ड्यूटी वाज प्लेस ऑन द एक्सपोर्ट्स ऑफ द इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हुई इंटरनेशनल मार्केट के अंडर। तो अब देखो सबसे पहले इन्होंने अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट फ्री किया। एक्सपोर्ट यहाँ से वहाँ रॉ मटेरियल लेके जाते उस पर टैक्स नहीं है, ब्रिटेन से जो गुड्स आते उस पर टैक्स नहीं है। अब सोच के देखो अगर यहाँ पे एक प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, मान लो हैंडीक्राफ्ट है, मशीन्स वगैरह का यूज़ नहीं है, तो इट विल कॉस्ट यू फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़। लेकिन वहीं से मशीन मेड गुड आ रहा है, मशीन मेड गुड आ रहा है तो उसमें लेबर मतलब कम यूज़ हो रही है, राइट, और मशीन्स वर्क कर रही है, तो वो जो प्रोडक्ट होगा वो चीप होगा, चीप है, राइट। ऊपर से उस पर कोई टैक्स इम्पोज नहीं कर रहे हैं, मतलब वो जितना बन रहा है, जितना प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन लेके मिल रहा है, वो मिल रहा है मान लो 60 का। सो यू आर हैविंग अ 60 एंड 100 रुपीज प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट, one of 60 and one of 100. So which product you will buy? The 61. This is the game they played. तो इस टैक्स को हटाकर इन्होंने ये गेम प्ले किया कि वो जो गुड ब्रिटेन से आ रहा है वो कम रेट में आएगा, जबकि जो इंडियन इंडस्ट्रीज का गुड है वो यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट में ही आपको महंगा मिलेगा। सो दिस इज द थिंग दे डिड, और इसकी वजह से जो है उनका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस है उसको बूस्ट मिलेगा क्योंकि लोग खरीदेंगे फिर उनके गुड्स को बिकॉज ऑफ द चीप रेट्स। सो दीज वर द 3 रीजन्स, अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में। एट अ कॉन्सिक्वेंस व्हाइल ब्रिटिश प्रोडक्ट स्टार्ट पेनिट्रेटिंग इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ से हमें एंड रिजल्ट ये देखने को मिलता है कि जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो अपनी डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी वैल्यू खोने लगे, इंटरनेशनल मार्केट में तो खोने लगे वो, क्योंकि वो एक्सपोर्ट ड्यूटी उन्होंने बढ़ा दी। अब डोमेस्टिक मार्केट में भी वो अपनी इंपॉर्टेंस खोने लगे। जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स है उन्होंने बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस किया फ्रॉम द मशीन मेड गुड्स, क्योंकि क्वालिटी वाइज भी और टाइम स्पैन वाइज भी द मशीन मेड गुड्स आर better from the hand one, क्योंकि if the handwork is not that much precise, that is done with your machines. The pattern of demand of the इंडियन कंज्यूमर ऑल्सो चेंज, क्यों? क्योंकि वो वेस्टर्न लाइफस्टाइल को जो है अडॉप्ट करने लग गए थे, वो इन्फ्लुएंस हो गए थे उस चीज़ से। तो वेस्टर्न कल्चर की वजह से जो है लोग उन्हीं चीज़ों को खरीदने लगे। Thus the Indian craftsmen start losing their domestic market and eventually perished. So this was the first point, that is the decay of handicraft in the industrial sector. सबसे main point जो आपको यहाँ पे mention करना है that is the discriminatory tariff policy. Second है bleak growth of modern industry. तो at that point of time अगर हम देखते हैं तो industries during the British rule, the modern industries were not that much into the scene. There was only small growth of it. तो इट वॉज ओनली इन सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी की जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज हैं वो इमर्ज होने लगी थी इंडिया के अंदर। तो 5 मेजर ऑब्जर्वेशंस हैं जो यहाँ पे नोट करी जाएंगी। द फर्स्ट वन इज
अच्छा मॉडर्न era, ठीक है. So initially cotton and jute textile mills were set up. Cotton textile mills were located in the western India, mainly in Maharashtra and Gujarat, and this is controlled by Indians. तो जो cotton textile था, that is under control of Indians, whereas the jute one is under the control of foreigners, right? And it was concentrated in Bengal. In the beginning of the 20th century, iron and steel, this is very 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 important, 1 mark के लिए आ जाता है. In the beginning of the 20th century, iron and steel industry came up, and TISCO, that is Tata Iron and Steel Company, was incorporated in 1907. After World War II, cement, paper, sugar industries also start coming up. तो हम यहाँ से ये पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं कि 19th century, मतलब आपका 1860 से 1899 के टाइम स्पैन की अगर हम बात करें, तो यहीं पे ही है ये मॉडर्न इंडस्ट्रीज का एमर्जेंस हुआ था. द पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ से तो एमर्जेंस हुआ है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फुल फ्लेजेड ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज. यहाँ से तो सिर्फ शुरुआत ही हुई है. और टिस्को का आपका दे रखा है 1907 में it was incorporated, right? Then the next, there was hardly any capital good industries. अब capital good industries बहुत important है. क्योंकि कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज आर द बिग बंकर इंडस्ट्रीज. इन इंडस्ट्रीज में जो है, जैसे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज आपकी मशीन्स और इंडस्ट्रियल प्लांट्स जो हैं इनको प्रोड्यूस करती है. तो वाई दीज इंडस्ट्रीज आर इम्पॉर्टेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज अगर आपकी ऐसी इंडस्ट्री सेटअप हो गई कि जो आपकी डोमेस्टिक मार्केट में ही आपको मशीन्स और इंडस्ट्रियल प्लांट्स बनाकर दे रही हैं, तो यू नॉट नीड टू इम्पोर्ट द मशीन्स और दिस स्टफ फ्रॉम आउटसाइड. वो आपको अपनी होम कंट्री में मिल रहा है, पहली चीज़. दूसरी चीज़, तो उसका जो प्राइस होगा वो कम होगा, राइट? क्योंकि टैरिफ लगेगा, आप बाहर से मंगाओगे तो वो हायर कॉस्ट में हो जाएगा. तो कम अमाउंट में जो है आप अपना खुद का मशीन्स अपनी ही इकोनॉमी से ले सकते हो, अपनी कंट्री में से ले सकते हो. और ऐसी सच इंडस्ट्रीज जो है वो सेटअप नहीं हुई थी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और हुई भी थी तो दे वर रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट वन. तो इसकी वजह से ही इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बैक थ्रो जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमको देखने को मिलता है. देन फोर्थ पॉइंट, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन ग्रॉस वैल्यू एडिशन और जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी, इट रिमेन एक्सट्रीमली लो. वाई? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट बहुत कम है हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और ऊपर से इन्वेस्टमेंट कम है, और आपके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है फॉर द यूज़. तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होगा? अगर आप इन्वेस्टमेंट ही नहीं करोगे तो हाउ विल ऑल ऑफ द प्रोसेस वर्क? सो दैट इज द फोर्थ observation that could be noted. Then the fifth is the state participation in the modern industrialization was limited. This is the main feature. और इसकी वजह से ही हम कह सकते हैं कि बाकी features अकर हुए हैं. क्यों? क्योंकि अगर आप एक ऐसी इकोनॉमी की बात कर रहे हो जहाँ पे यू डोंट हैव वेल मच ऑफ द एजुकेटेड पीपल, तो वहाँ पे गवर्नमेंट को जो है स्टेप लेना पड़ेगा बड़े इनिशिएटिव पे, और गवर्नमेंट इतनी रिस्ट्रिक्टिव है. तो अगर कोई स्टेप मेजरली लेगी तो गवर्नमेंट लेगी, बट अगर गवर्नमेंट ही स्टेप्स नहीं ले रही है तो व्हाट विल हैपन इवेंचुअली? आपकी इतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी. सो दैट इज ओनली द रीजन इट वॉज कन्फाइंड. हाँ, अब ये जो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है वो हमें रेलवेज और कम्युनिकेशन के सेक्टर में देखने को मिला. क्यों? क्योंकि यहाँ से उनका फायदा हो रहा था, राइट? क्योंकि अगर वो रेलवे का यूज़ कर रहे हैं तो वो इजीली अपने गुड्स को पेनिट्रेट कर पाएंगे हर एक स्टेट के अंदर इंडिया में. कम्युनिकेशन, ताकि उनके जो ब्रिटेन से कम्युनिकेशन रहे, मतलब द मैसेज एंड ऑल वो अच्छे से जा पाए, and they could have a easy link with their own country. इसीलिए इन दोनों सेक्टर्स में उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया था. ठीक है, तो अगर हम ब्रीफली इस बारे में बात करते हैं तो ये 4 मेन पॉइंट्स हैं जो आपको बताते हैं अबाउट द बैकवर्डनेस इन योर इंडस्ट्रियल सेक्टर. हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री प्रॉपरली कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होने लग गई थी, और ओइंग टू द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी. फिर मॉडर्न इंडस्ट्रीज में बहुत कम ग्रोथ देखने को मिली,
देन कैपिटल गुड इंडस्ट्री तो एग्जिस्ट ही नहीं थी ऑलमोस्ट, एंड देन ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्री जो है वो डिके कर रही है, मॉडर्न इंडस्ट्री जो है वो अभी शुरू ही हुई है, उसने कुछ ग्रोथ ही नहीं दे रही है वो। तो इसकी वजह से हम बैकवर्डनेस देख सकते हैं इस सेक्टर के अंडर। देन द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज फॉरेन ट्रेड। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। फॉरेन ट्रेड, क्या बात आ गई फॉरेन ट्रेड, व्हाट इज फॉरेन ट्रेड? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, राइट? Okay, so India has acquired immense in the area of foreign trade since Asian times. See the thing, ये हम बात कर रहे हैं कि हमारा कितना अच्छा स्कोर था. Romans used to call India the sink of world's bullion, but the British rule in India brought an end to it. So we could see what good form of foreign trade India enjoyed before the Britishers' time, right? Okay. Uh, Prior to British rule, India was a well-known. अब यहाँ पे illustration दी गई है. Prior to British rule, India was a well-known exporter of finished goods such as fine cotton, silk, textile, iron goods, wooden goods, ivory work, and precious stone. But British converted India into a net exporter of raw material and importer of finished goods. In the starting of the lecture, in the first part only, हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली थी कि just a second. Yeah, okay. Sorry. Yeah. सो स्टार्टिंग में हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली थी, इनका टू फोल्ड मोटिव है. तो उस और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी हमने पॉइंट डिस्कस किया. ओके, सो इट वाज ऑल ड्यू टू द डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ परसुएडेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो देखो, सबसे जैसे नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल और इम्पोर्टर ऑफ फाइन गुड्स, और स्विस कैनाल की ओपनिंग के बाद 1869 में वी कुड सी दिस थिंग कि अच्छा ये तुम्हारे में है नहीं. ओके ओके ओके. तो दिस इज द थिंग कि ये नेट एक्सपोर्टर हो गया, जो हम देखते हैं ब्रिटिश मोनोपोली हमारे फॉरेन ट्रेड्स पे. तो दे मेंटेन द मोनोपोली ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. इसकी वजह से हाफ ऑफ द इंडिया फॉरेन ट्रेड दैट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटिशर्स, क्योंकि वो उन्होंने हमारे फॉरेन ट्रेड पे मोनोपोली ले ली. तो अब हम कैसे दूसरों के साथ जो है फॉरेन ट्रेड कर पाएंगे? ठीक है, ठीक है. Okay, so the first point is net exporter of raw material and importer of finished goods. ठीक है. तो ड्यू टू द एक्सप्लॉयटेटिव कॉलोनियल पॉलिसीज ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, इंडिया बिकेम अ नेट एक्सपोर्टर. यस, दिस इज द पॉइंट. ये तो आ ही जाएगा हर पॉइंट, हर एक पार्ट के अंदर, दैट वी बिकेम द नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स टू देम. और सेम टाइम हम इंपोर्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो गुड्स हैं ब्रिटिश इंडस्ट्री के. हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सारी कंट्रोल कौन ले रहा है? ब्रिटिशर्स ले रहे हैं, मोनोपोली ब्रिटिशर्स की है. तो उनकी मर्जी क्या एक्सपोर्ट कराना है, क्या इंपोर्ट कराना है. ठीक है. आर इम्पोर्ट्स इंक्लूडेड कॉटन, सिल्क, वुलन क्लोथ्स, besides several types of capital goods produced in England. और इसकी वजह से we could see the backwardness of our economy. Second is monopoly control of India's foreign trade. अच्छा, स्विस कैनाल के बारे में बात कर रहे थे. This is the passage which is in, this is the passage which talks about the same. Okay. Okay. Fine. Suez Canal access to the Indian market
इट इज़ एन आर्टिफिशियल, अच्छा पहले हम मोनोपोली कंट्रोल देख लेते हैं, उसके बाद हम स्विस कैनाल में चलेंगे. ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द कंट्री केम अंडर मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. इन दिस कॉन्टेक्स्ट दो ऑब्जर्वेशन जो है हमने देखी. 50% से भी ज़्यादा जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड है वो ग्रेट ब्रिटेन में जाता था, और बाकी ट्रेड जाता था चाइना, स्लॉन एंड पर्शिया में. द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश The control of Britain over India's foreign trade intensified after opening of the Suez Canal in 1869. ये बढ़ गया. क्यों? क्योंकि देखो स्विस कैनाल की अगर हम बात करते हैं तो ये आर्टिफिशियली जैसे ड्रॉ किया गया है, इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम हो गई. तो अब ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम हो गई तो क्योंकि डायरेक्ट देखो, ये हम इसको रीड करते हैं. इट इज एन आर्टिफिशियल वाटर वे रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस Isthmus of Suez in northeastern Egypt. I will show you the Suez Canal as well. Just a second. And here we go. देखो दिस इज द स्विस कैनाल. अब अगर स्विस कैनाल नहीं है, ये तो अभी ड्रॉ हुआ है, मतलब ड्रॉ नहीं हुआ है, इसको बनाया गया. तो यहाँ पे अगर हम देखें इंडिया, देन वी सी ब्रिटेन. तो यहाँ से वाटर वे देखो कितना दूर हो गया. इट्स अराउंड 19,800 kilometers and this is only 11,600 kilometers, right? कितना डिफरेंस आ गया. और अगर बाय लैंड अगर हम देखें तो ऑब्वियसली दूसरी कंट्रीज क्रॉस करनी पड़ेगी. तो इसकी वजह से अगर हम देखें, द स्विस कैनाल प्रोवाइड डायरेक्ट ट्रेड रूट बिटवीन यूरोपियंस एंड अमेरिकन पोर्ट and port located in South Asia, Eastern Africa and Oceania by removing the need to sail around Africa. Sail around Africa कौन से पार्ट की बात करें? ये इस पार्ट की बात करें. यहाँ से नहीं जाना पड़ेगा, राइट? और दूसरी कंट्रीज भी क्रॉस नहीं करनी पड़ेगी. इसके ओपनिंग से जो है रिडक्शन आई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में ऑफ गुड्स बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडिया, और a significant reduction in the transport cost promoted monopoly control. अब अगर ये ट्रेड देखो, अब यहाँ से सी रूट जा रहे हैं तो दे विल प्रोवाइड मोर मनी, बट अब अगर वो डिस्टेंस कम हो जाता है तो रिडक्शन आएगा आपके कॉस्ट में जो ट्रांसपोर्टेशन में यूज हो रही है, और उसमें रिडक्शन आएगा तो फायदा उठाएगा ब्रिटेन, और उसने फायदा उठाया भी. While exports of primary products from India supplied inputs to the British industries, imports of the finished goods from Britain provide a huge market to the British industry. Right? These all points are discussed above itself. We are just discussing them again and again. Colonial policy of British government resulted in a monopoly control of the India's foreign trade. तो this is the second point itself that explains. The first हो गया हमारा नेट एक्सपोर्टर हो गए रॉ मटेरियल के, और इम्पोर्टर हो गए हम फिनिश गुड्स के जो ब्रिटेन से आ रहे हैं. उसके बाद उन्होंने पूरा कंट्रोल ले लिया हमारे फॉरेन ट्रेड के ऊपर. एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स वर लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू बिटवीन इंडिया और ब्रिटेन, यही चलता था. इंडियन एक्सपोर्ट्स प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू ब्रिटिश इंडस्ट्री वाइल इंडियन इम्पोर्ट्स प्रोवाइड अ ह्यूज मार्केट फॉर देम. सो इसकी वजह से भी हमें बैकवर्ड इकोनॉमी देखने को मिली. देन वी हैव सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिश. मतलब ट्रेड वी वर डूइंग इन वेरी गुड अमाउंट. तो यहाँ से कंसेप्ट आ जाता है ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ. ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वर इनकर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू मैनेज देयर colonial rule in India. Also, huge expenses were incurred by the British government to fight wars in pursuit of their policy of imperialism. All these expenses were borne by the Indian exchequer, which implied a drain of Indian wealth. तो सरप्राइजिंगली अगर हम ये चीज़ देखें कि ब्रिटिश रजीम के टाइम पे जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो एक्सकीड हुए
हमारे इंपोर्ट से। और अगर हम सिंपली इकोनॉमिकली अगर इस चीज़ के बारे में बात करते हैं, अगर कोई इकोनॉमी एक्सपोर्ट करी है इंपोर्ट से ज़्यादा, तो वो एक बहुत ही गुड स्टेज पे है। यहाँ पे हमारा एक कंसेप्ट आता है जिसे हम बोलते हैं ट्रेड सरप्लस। जिस कंट्री में एक्सपोर्ट्स जो है वो उसके इंपोर्ट से ज़्यादा हो, तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड सरप्लस। और इसका मतलब होता है कि कंट्री जो है वो बहुत अच्छी स्टेट में चल रही है। यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट्स का जो फिगर आता है ना वो पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो इस स्टेज में है, दिस इम्प्लाइड अ सरप्लस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। लेकिन दिस सरप्लस वाज ओइंग लार्जली टू द एक्सपोर्ट्स ऑफ द प्राइमरी गुड्स, विच इज अ साइन ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो सरप्लस है ये लार्जली किसमें हुआ है? एक्सपोर्ट जो हम कर रहे हैं प्राइमरी गुड्स, which is a sign of economic backwardness, not industrial goods. Despite the surplus trade, supplies of several essential commodities जैसे कि food grains, clothes remain deficient in the domestic market. सरप्लस ट्रेड कर रहे हैं लेकिन इन सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं, इन सारी चीज़ों में कमी है हमारे डोमेस्टिक मार्केट के अंदर। ट्रेड सरप्लस वाज नॉट यूज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अर कंट्री, बल्कि अब वो जो सरप्लस आ रहा है वो कहाँ जा रहा है फिर? अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इम्पोर्ट से ज़्यादा, तो ट्रेड सरप्लस आ रहा है, तो सरप्लस जा कर रहा है, वो सरप्लस यूज किया जाता टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, एक्सपेंसेस ऑफ वॉर फॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो जो ब्रिटिशर्स अपना खर्चा कर रहे हैं, वॉर्स लड़ रहे हैं, वहां पे वो पैसा जा रहा है उनके एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि वो अपना डेरा जमा के बैठे हैं यहाँ, तो उसको चलाने के लिए पैसे तो चाहिए, तो वो यहीं से निकालो। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वॉर एक्सपेंसेस की वजह से देयर इज अ ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। सोच के देखो, अगर अब इतना ज़्यादा हम ट्रेड सरप्लस कर रहे होते तो कितने ज़्यादा अमीर होते। बट ऐसा नहीं है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सारा पैसा उन्होंने चट कर दिया। ओके, नाउ surplus, this is the conclusion of the point that we discussed before, so we won't be repeating again and again. Now demographic profile के बारे में बात करते हैं। ओके, सो डेमोग्राफिक क्या होता है? डेमोग्राफिक बेसिकली जो आपकी कंट्री की पॉपुलेशन है ना, उन उसके करेक्टर को बताते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज पे आप डिफाइन करते हैं, जैसे कि जेंडर पे के बेस पे, एज के बेस पे। तो स्पेसिफिक करेक्टर जो आप बताते हो अपनी पॉपुलेशन के, इंक्लूडिंग योर स्पेसिफिक फैक्टर्स, दैट इज योर डेमोग्राफिक्स। तो डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एग्जिबिटेड ऑल फीचर्स ऑफ स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी। सबसे पहला है हमारा बर्थ रेट एंड डेथ रेट। अगर हम बात करते हैं बर्थ रेट और डेथ रेट की, they were very high, nearly 48 and 40 per thousand रिस्पेक्टिवली। अब देखो, अगर दोनों चीज बहुत ज्यादा है तो उसकी वजह से क्या होगा? मैसिव पॉवर्टी। और ये जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, दिस इज बेसिकली, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, करेक्टर है आपकी पॉपुलेशन के जो कलेक्ट होते हैं आपके सेंसस से, सर्वे से, रिकॉर्ड से। ठीक है, और यहीं पे आपका पॉपुलेशन सेंसस के बारे में बता दिया। पॉपुलेशन सेंसस इन इंडिया इज अ डिटेल्ड एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन साइज अलोंग विद द कंप्लीट डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ द कंट्री। सबसे पहले ब्रिटिशर्स के द्वारा की गई थी इन 1881। सिंस देन इट इज कंडक्टेड एवरी 10 ईयर्स। जो करंट डेमोग्राफ सॉरी पॉपुलेशन सेंसस होने वाला था, दैट वाज पोस्टपोन्ड 2021 में। तो माय क्वेश्चन टू यू इज, which will be the current the upcoming population census? Mention the year down in the comment section. Okay, so birth rate और death rate। देखो, बर्थ रेट क्या होता है बेसिकली, अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, तो बर्थ ऑफ humans per thousand population for a given period of time, that is what is your birth rate. So total जितने भी birth हुए हैं per 1000 population for a given period of time, that is been find out. Okay,
divided by the length of the period in the year. ठीक है, that was and death rate सेम, बस वहाँ पे डेथ आ जाएगा. Say high birth rate and this suggests a state of massive poverty in a country. अब देखो, अब आप कहोगे अरे बर्थ रेट भी तो हाई है मैम, वो पॉइंट तो देखो आप, बर्थ रेट भी हाई है, डेथ रेट भी हाई है. ये क्या चीज़ डिपिक्ट करता है कि आपका हेल्थ सेक्टर बहुत खराब है. बर्थ इतनी ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन डेथ भी उतने ज़्यादा ही हो रहे हैं. So what does this depict? That your health sector of a country is not very good, right? Then we have infant mortality rate. Infant mortality rate was very high. Death rate of children below the age of 1 year, again the health sector, it was about 218 per thousand. Why at present is 33 per thousand. See how the huge the difference is there. पुअर हेल्थ केयर को ये चीज़ डिपिक्ट करती है. ठीक है, और बर्थ रेट डेथ रेट आपका वैसे पोवर्टी करता है कि जैसे माल न्यूट्रिशन वगैरह ये वाली प्रैक्टिसेस, तो ये हम दोनों में सब्सिक्वेंटली हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. देन द थर्ड पॉइंट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. Life expectancy was as low as 32 years while presently it's 69. तो ये रिफ्लेक्ट करता है अगेन पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ मीन्स टू अवेल देम. और इसका रीजन एक और हम यहाँ पे फेमाइन्स फ्रीक्वेंट से बहुत रिकरिंग एपिडेमिक्स वर ऑल्सो द प्राइम रीजन बिहाइंड दिस हाई मोर्टेलिटी रेट. ओके, दे अगेन द कॉजेज ऑफ द बैक शोज द बैकवर्डनेस. अब एक पॉइंट है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का. इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन 1921, दैट इज द रिगार्डेड टू बी एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड. तो यहाँ पे क्या चेंजेस हैं, लेट अस स्टडी दैट फर्स्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो 1921 तक जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ थी, इट वॉज नेवर कंसिस्टेंट. जो हमारी पॉपुलेशन है, साइज ऑफ पॉपुलेशन है, वो फ्लक्चुएट होता रहता था. एक सेंस में बढ़ा हुआ है, एक सेंस में घटा हुआ है. ठीक है, सो इसको हम डिस्क्राइब करते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. उसके बाद 1901 की सेंसस की बात करते हैं तो हमें डिक्लाइन देखने को मिला अप अराउंड 0.04 करोड़ इन टोटल पॉपुलेशन. तो ये आपको फिगर्स दिए हुए हैं, इतना 1891 में एंड दिस मच इन 1901. द सेंसस, ये एग्जाम्पल है. ठीक है, आपके देखो दिस इज द पॉइंट जो इन्होंने दे रखा है. ये फर्स्ट स्टेज है आपकी 1921 तक. तो पॉइंट थर्ड, पॉइंट फोर्थ एंड पॉइंट फिफ्थ इसके एग्जाम्पल है कि जैसे 1901 में इतनी थी, 1911 शोज द राइज, देन 1921 में हमें फिर डिक्लाइन देखने को मिला. तो फर्स्ट स्टेज कौन सी होगी हमारी 1921 तक. दूसरी स्टेज है हमारी आफ्टर 1921. So till 1921 was the first stage. Then after 1921 India entered the second stage. अब इट इज आफ्टर दिस ईयर कि जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है इंडिया की वो कभी डिक्लाइन ही नहीं हुई और इट रिकॉर्डेड अ कंसिस्टेंट राइज. अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं. 1931 में हमने 2.76 करोड़ देखा, 1941 में 3.96, 1951 में 4.24 करोड़ एंड सो ऑन. तो यहाँ से हम कंसिस्टेंटली राइजिंग पॉपुलेशन पे आ गए ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. ठीक है, जिसकी वजह से एक्सेसिव बर्डन ऑफ मेंटेनेंस हमें देखने को मिला. इट is an expenditure which a country has to incur on the maintenance of existing population. ठीक है, so this is basically. अब देखो ये हमने पढ़ा स्टेज 1 के बारे में, ये उसके एग्जाम्पल से. स्टेज 2, अब इसका स्टेज 2 के जो डिसएडवांटेज है वो हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, आई एम मार्किंग ईच एंड एवरी पॉइंट, तो प्लीज नोट दिस थिंग. तो यहाँ पे अब हम डिसएडवांटेज देख रहे हैं. अब उसके बाद मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा चली गई.
इसकी वजह से आप क्या, अगेन बैकवर्डनेस दिख रही है, जीडीपी ग्रोथ जो है वो कम देखने को मिल रही है, हाई मेंटेनेंस, लो इन्वेस्टमेंट ऑफ जीडीपी इज अनदर पैरामीटर ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ इकोनॉमी. हाउएवर अंडरलाइंग फैक्ट इज दैट 1951 तक the rise in Indian population was never alarming. It ranged between mild to modest. It was because both birth and death rate were high and gulf between two were was small. It was only from 1951 onwards कि rise in population become explosive in nature and the country start facing a serious challenge in terms of population explosion, because whereas birth rate continued to be high, death rate record a significant decline. At that point of time पॉपुलेशन में हमें देखने को मिलती थी फ्लक्चुएशन. वाई? क्योंकि डेथ रेट भी हाई थी, बर्थ रेट तो हाई थी ही थी, डेथ रेट भी हाई थी, इसलिए फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती थी. बट 1921 के फेज के बाद हमें वो घटती हुई दिखाई नहीं दी. दैट वाज ऑन अ कांस्टेंट राइज. ठीक है, दैट वाज ऑन अ कंसिस्टेंट राइज. अब ये कंसिस्टेंटली राइजिंग पॉपुलेशन होती गई. अब ये पॉइंट भी है कि 1951 तक की अगर हम बात करें ना, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पॉपुलेशन जो है 1951 तक भी हमें थोड़ा ये इतना ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज नहीं हुआ था. बट उसके बाद जो है हमें ये ज़्यादा एक्सप्लोसिव इन नेचर देखने को मिला. एंड दिस इज द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वी हैव. दिस इज इंपॉर्टेंट. 2 स्टेजेस हो गए आपके, एंड आप बैकड्रॉप्स भी उसके मेंशन कर सकते हो कि जैसे इट लेड टू द इंक्रीज इन द मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से जीडीपी में गिरावट देखने को मिली. क्योंकि 1951 के बाद वो एक्सप्लोसिव इन नेचर होगा था. क्यों? क्योंकि बर्थ रेट तो थी इंक्रीज में, लेकिन डेथ रेट डिक्लाइन होने लग गई थी. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी वर्किंग पॉपुलेशन की प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के बीच में. प्राइमरी और रॉ मटेरियल यहाँ पे एग्रीकल्चर बेसिकली, सेकेंडरी आपकी मैन्युफैक्चरिंग, टर्शरी आपका सर्विस सेक्टर. ठीक है, ओके. सो दिस इज द टेबल विच डिफाइंस दिस, और यहीं पे हमारे पास स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे इन रिलेशन टू इट. तो इट इज़ ऑफ 1951 का डेटा ये, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑक्यूपेशन, एंड दिस इज द ऑक्यूपेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. 72.7% जो हमारे प्राइमरी सेक्टर में हमें देखने को मिलते हैं, एंड उसमें सबसे ज़्यादा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर 50, जो कि किसी दूसरे सेक्टर में देखने को मिले आसपास भी नहीं है. सेकेंडरी सेक्टर 10.1 और स्मॉल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वाज 9. टर्शरी सेक्टर 17.2. वी कुड सी वन मोर थिंग हेयर कि यहाँ पे देखो, अगर किसी भी इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी स्टेज वाइज इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है. जैसे कि प्राइमरी पे आई एक इकोनॉमी, पॉपुलेशन काम करने लगी, फिर सेकेंडरी में काम करने लगी, फिर टर्शरी में. यहाँ पे ऐसा नहीं है हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर. प्राइमरी सेक्टर, उसके बाद टर्शरी सेक्टर में हमें बूस्ट देखने को मिला है, उसमें सबसे ज़्यादा हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है. उसके बाद हमारा थर्ड नंबर पे आ रहा है सेकेंडरी सेक्टर, एंड दिस इज ऑल्सो टर्म टू बी एज वन ऑफ द रीजन फॉर बैकवर्डनेस. तो सबसे पहले अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बात करें तो इट इज़ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन. 72.7% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन जो है इस सेक्टर में एंगेज थी. दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है वो डिपेंड थी एग्रीकल्चर पे, इज मच लेस इन एडवांस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. जैसे कि अगर हम बात करते हैं इंग्लैंड की एंड यूएस की, इट इज 2%, जापान 12, जर्मनी 4. These are the percentage of population जो दूसरी कंट्रीज में डिपेंड थी एग्रीकल्चर के ऊपर. देन वी हैव इंडस्ट्रियल सेक्टर. 9.1% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, माइनिंग में एंगेज है. वेराज अगर हम बात करते हैं दूसरी कंट्रीज की, जैसे यूएसए की, इट वाज 32, इंग्लैंड 42 एंड जापान 39, अगेन विच शोज द बैकवर्डनेस. देन इनसिग्निफिकेंट ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू industry. Transition of workforce from agriculture to industry marks the economic takeoff.
बट इन केस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सी दिस इज व्हाट वी डिस्कस, ट्रांजिशन जो है एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री का, इट मार्क्स द इकोनॉमिक टेक ऑफ, लेकिन इंडियन इकोनॉमी में इट वाज बाय एंड लार्ज एब्सेंट. There were some green shoots in the part of Madras Presidency, Bombay and Bengal. These areas witnessed increase in manufacturing and service sector along with a decline in dependence on the agriculture sector. At the same time, Odisha, Rajasthan and Punjab, इनमें हमें increase देखने को मिला in the agriculture sector. On the whole, occupational structure of India pointed to backwardness and loop-sidedness of Indian economy. सो कंक्लूजन हमारा क्या आ सकता है यहाँ पे, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के सेंस में ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वी गेट डिसअपॉइंटिंग पिक्चर, क्योंकि बहुत सारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज थी. इंडियन इकोनॉमी वॉज इन अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम बैकवर्डनेस along with the fact कि agriculture was merely a means of subsistence, मतलब कि agriculture कर रहे हैं ओके, बट commercialization नहीं है एग्रीकल्चर में, सिर्फ अपना पेट भरने के लिए जो है एग्रीकल्चर कर रहे हैं, फर्दर सेल ऑफ नहीं कर रहे हैं उस चीज को. ठीक है, एग्रीकल्चर एज अ मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस. ओके, या यहाँ पे एक पॉइंट है, ग्रेट डिपेंडेंस थी एग्रीकल्चर के ऊपर, जिसकी वजह से बहुत कम लैंड जो मिलती पर हेड ऑफ फार्मिंग population. Accordingly, agriculture was taken largely as a means of subsistence and less as a occupation for profit. इसलिए भी ये दूसरा बैकड्रॉप था. ठीक है, पॉपुलेशन एंगेज्ड है बट उसको आप एज अ सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं देख रहे हो. ठीक है, now infrastructure is the next point that we have here and I feel this is the last topic we have so far. ठीक है, और यही टॉपिक है दैट इज द एज फॉर योर ब्रिटिशर्स, फॉर योर नॉट योर, फॉर दैट ब्रिटिशर्स. ओके ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू द एलिमेंट ऑफ दिस इज एंड वन मोर थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 3 से 4 मार्क का आ जाता है इसमें से क्वेश्चन मोस्टली, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो सारा बैकड्रॉप हम देखने को मिलता है, पर एक सेक्टर में एडवांटेजेस देखने को पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलता है, दैट वाज द इंफ्रास्ट्रक्चर वन. ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द सो मच व्हाट टू से backdrop points, transitions by the Britishers in our economy, there was some positive points and what were they? मतलब these were the positive changes done by the Britishers, although the reason मतलब behind it was not for the development of India but for their development, but it was done. And there are also few sub points that will be discussed so far. So let's see. Infrastructure refers to the element of economic change, जैसे कि transport, communication, banking, and the element of, this could be defined up as your definition, and the element of social change which serve as a foundation for growth and development of a country. Elements of infrastructural change during British rule may be described as under. सबसे पहला आ गया रेलवे. रेलवे जो है इंट्रोड्यूस की गई थी 1850 में एंड वह डेवलप टू ट्रांसपोर्ट फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन टू इंटीरियर ऑफ द कॉलोनियल इंडिया. इंटीरियर क्यों? क्योंकि सी रूट थी हमारी बेसिकली, जैसे अफ्रीका पूरा घुमा के आते, तो इट वाज मेजरली हमारे जो नॉर्दर्न पार्ट्स हैं, नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट्स हैं, वहाँ पे इट वॉज डिफ़िकल्ट टू ट्रांसपोर्ट देयर गुड्स, तो वो पॉसिबल हो पाया विद द हेल्प ऑफ रेलवे. इसका एम था ताकि वो जो ब्रिटिशर्स के गुड आ रहे हैं वो वाइडली जो है डाले जाएं इंडियन मार्केट के अंदर. हाउएवर इसकी वजह से रेलवे के इंट्रोडक्शन की वजह से इट इज़ कंसिडर एज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दैट वॉज डन टू द ब्रिटिशर्स इन इंडिया. देन वी हैव पोर्ट. पोर्ट्स जो है डेवलप किए गए अगेन फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्ट्स ऑफ द फिनिश गुड्स. डेवलपमेंट ऑफ inland waterways proved uneconomical. For example, coast canal on Orissa coast
was built at a huge cost but failed to compete with railway and was ultimately abandoned. ठीक है, सो बैकड्रॉप भी हमें देखने को मिला पोर्ट्स का. देन पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स एनहांस द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, ताकि प्रॉपरली जो है वो कांटेक्ट में रहे वहाँ की क्वीन के साथ एंड प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो जाए. देन वी हैव रोड्स. रोड्स वर बिल्ड टू फैसिलिटेट the transportation of raw material to the different parts of the country. हालांकि no effort was made to develop all weather roads to reach out to the rural areas during the rainy season. As a result, people living in rural areas, they at the time of natural calamities they suffered. Okay, तो briefly अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज आया है और ये चेंज जो है वॉज हेल्पफुल फॉर अस, लेकिन उनका मोटिव ये नहीं था. दिस वॉज टू फैसिलिटेट कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी. Then, was there any positive impact of British rule in India? Certainly not, if we talk about. And the means to achieve the end yields some positive side effects. These are as under. The first is commercial. तो मतलब ये वो पॉइंट्स हो गए हैं जो, हालांकि दीज ऑल वर डन टू फॉर द. अच्छा, एक पॉइंट हमने छोड़ दिया, ट्रेन वाला. फर्स्ट ट्रेन रन फ्रॉम बॉम्बे टू थाने 1853. इंपॉर्टेंट. तो यस, उनका मोटिव तो ऑब्वियसली क्लियर था, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, लेकिन कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए गलती से, वो नहीं चाहते थे. ओके, कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स. फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर अंडर द ब्रिटिश रूल एक्सपोज yes, subsistence farmers to the uncertainties of the market. True, but it also led to a gradual change in the outlook of the farmers. The farmers are considering market price of produce as an important determinant of their production decision. अब हमारा आउटलुक कैसा था? सबसिस्टेंस था कि भाई इतने गेहूं उगाओ जितना तुम्हारे घर का काम चल जाए. बट ब्रिटिशर्स की वजह से हमने एक कमर्शियल आउटलुक देखा इसका, एंड बिकॉज ऑफ विच वी स्टार्टेड अडॉप्टिंग एंड फीलिंग इट एज अ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जहाँ से हमको प्रॉफिट मिले, पैसे जनरेट हुए और एक ऑक्यूपेशन मिले. ठीक है, ठीक है. देन न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसे रेलवे रोडवेज ये करने लगे तो यहाँ से हमें एम्प्लॉयमेंट देखने को मिली. फेमाइंस कंट्रोल हुए. अब जैसे ट्रांसपोर्ट रेलवेज आ गई थी तो अब फेमाइंस में गिरावट देखने को मिली बिकॉज देयर वाज रैपिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रोडवेज, रेलवेज. मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, there was a transition from the barter because we followed the barter system. आप मेरे को चावल दो, in the return I'll give you wheat. So that was the barter system, good for good exchange. लेकिन monetary system में हमारा उन्होंने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी डाल दिया. तो ग्रोथ ऑफ मॉनेटरी सिस्टम फैसिलिटेट डिविजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन. एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हम देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, administrative sector was very good. Okay, okay, fine. Then impact of railway in India. What was the impact? The positive and the negative. Positive में है expansion of the domestic market. Accordingly, export और import of the countries में significant rise देखने को मिला. Facilitate commercialization of agriculture. वही पॉइंट जो हमने डिस्कस किया ऑलरेडी. ठीक है, क्योंकि आप फेमाइंस वगैरह नहीं होगी, अबंडेंस में आप बना रहे हो, गुड को इजीली ट्रांसपोर्ट हो पा रहा है वो. ठीक है. देन वी हैव रेलवेज इनेबल्ड द पीपल टू ब्रेक द बैरियर्स ऑफ डिस्टेंस. हाँ, अच्छा, ये तो है ही. अब मिलने जा सकते हैं दूर के रिश्तेदार से. देन फास्टर मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज, तो फेमाइंस कम हो गई. ठीक है, राइट. देन नेगेटिव इम्पैक्ट. ठीक है. Then negative impact, railway contributed to colonial exploitation of Indian economy.
यस, अभी नेगेटिव था कि अब ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में जाने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे। फिनिश गुड्स कमिंग ईजिली ट्रांसपोर्ट हो गई इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री में, तो एक बड़ा वाइड स्प्रेड हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है वहाँ पे पेनिट्रेट हो गए हमारे ब्रिटिश प्रोडक्ट्स, हमारे क्यों बोलती मैं, पेनिट्रेट हो गए ब्रिटिश प्रोडक्ट्स। एंड विद दिस वी आर एट द एंड ऑफ द चैप्टर, लाइक खत्म ही हो गया एंड ऑफ द चैप्टर क्या। इस लेक्चर के बाद ही है ट्राई दीज क्वेश्चंस, किसी क्वेश्चन में किसी सॉर्ट ऑफ डाउट अगर आप फेस करते हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेशन, आई विल श्योरली रिप्लाई। एंड अरे ये रहा हमारा स्विस कैनाल ठीक है, ओके। एंड एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, डू आंसर इट इन द कमेंट सेशन। क्या क्वेश्चन था वैसे? हाँ, रीसेंट पॉपुलेशन सेंसस कब कौन से ईयर में होगा। सो थैंक यू, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। That's it for today.